हेलो एंड वेलकम बैक डियर पेरेंट्स। एनसीईआरटी समरी में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 7th ज्योग्राफी, जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। इट मीन्स कि मानव पर्यावरण का एक इंटरेक्शन, एक अंतरक्रिया कहाँ कहाँ पर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो आइए समझते हैं क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का जो नाम है, इसमें हम ये देखेंगे कि इन दो रीजन्स में, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, किस प्रकार से जो ह्यूमन है उनका एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट के साथ किस प्रकार से तालमेल बैठा कर रहते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा जो हमारे पास तरीका है वो है ये पिक्चर। इस पिक्चर को ध्यान से देखें। अब देखने में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है लोग दिख रहे हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे ये दूसरे तरीके का आदमी है, पहनावा अलग है। यहाँ पे इस औरत का पहनावा अलग है, और यहाँ पे इन बच्चों का पहनावा अलग है, इनका कलर भी अलग है, इनका भी कलर अलग है, इनका भी पहनावा अलग है, थोड़ा सा कलर भी इनका डिफरेंट है, इनका भी पहनावा अलग है, इनका भी अलग है, इनका भी अलग है। ये तो इंडियन लग रहे हैं आपको देखते ही। तो ये क्या है, ये क्यों ये लोग इतने डिफरेंट दिख रहे हैं, या फिर इन लोगों ने क्यों अलग अलग टाइप के कपड़े पहन रखे हैं। इट मीन्स इनके इनके जो ड्रेस करने का जो सेंस है ये भी डिफरेंट है। क्यों ऐसा है? ओके, यही चीज़ जो है ना, अगर आप इसी को देखेंगे ध्यान से, देन यू विल रियलाइज़ कि ये असल में इनके ज्योग्राफी का एक पार्ट है। लाइक दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ देयर ज्योग्राफी। ये उनके ज्योग्राफी का एक प्रभाव है इनके ऊपर, इनके जीवन में। ओके, तो इसे ही कहते हैं कि ह्यूमन का जो इन्वायरमेंट है वो किस प्रकार से नेचुरल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, कैसे उसके साथ तालमेल बैठाता है, और किस प्रकार से ये दिखाई हमें देता है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है इस चित्र के माध्यम से। ओके, अब आइए हम सबसे पहले समझेंगे अमेज़ॉन बेसिन की लाइफ से समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों ने अमेज़ॉन बेसिन का नाम काफ़ी सुना होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ये बेसिन है। ओके, ये नदी जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। लंबी नहीं, बड़ी। लंबी नदी तो नील नदी है। अब बड़ी इन द सेंस, बड़ी क्यों है? क्योंकि इसका जो बेसिन है ना, मतलब जो पानी का क्षेत्र इसका है, ये बहुत ही ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है। ये कई अपने पानी से बहुत से ज़्यादा क्षेत्रों को सिंचित करती है। तो इस वजह से दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। लेकिन जो नील नदी है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, वो बहुत लंबे तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है। ओके, अच्छा, तो ये जो अमेज़ॉन है, इन्हें हम अमेज़ॉन क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी बहुत रोचक कहानी है। ओके, आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें जो एक मार्वल एक्ट्रेस होती है, प्रिंस डायना, जिसको हम वंडर वुमेन के नाम से जानते हैं। तो उनको, जहाँ वो लोग रहते हैं उनको अमेज़ॉन्स कहते हैं। ओके, और उन लोगों को अमेज़ॉन्स कहते हैं जो प्रिंस डायना की जितनी फैमिली रहते हैं और जो उनके डायनेस्टी में जो लोग आते हैं उनको सभी को अमेज़ॉन कहते हैं। अमेज़ॉन मतलब आप सभी जानते हैं, आश्चर्य होता है इसका मतलब। लेकिन ये अमेज़ॉन नाम इस अमेज़ॉन को क्यों दिया गया? ये जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो देश है, जैसे ढेर सारे देश हैं, ब्राज़ील हैं, इक्वाडोर है, चिली है, तो ढेर सारे देश हैं, और ये अमेज़ॉन रिवर इन्हीं देशों में फैली हुई है। तो इस एरिया को अमेज़ॉन नाम क्यों दिया गया? इसके पीछे कहानी क्या है? एक बार क्या हुआ कि स्पेन के एक खोजकर्ता थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अमेज़ॉन नदी ढूंढी, और जब वो अमेज़ॉन नदी उन्होंने ढूंढी तो उनके ऊपर क्या हुआ, कुछ लोकल्स जो वहाँ पे रह रहे थे, जिन्होंने अपने सर पे मतलब राउंड शेप में कुछ पहना हुआ था, और घास के पत्तियों से बने हुए स्कर्ट पहने हुए थे, ठीक है ना। इस प्रकार के कुछ लोग थे, उसमें महिलाएं भी थीं, और ज़्यादातर ये महिलाएं ही थीं। तो ये क्या होता था कि ये लोग आए और इनके ऊपर अटैक कर दिए। जब ये अमेज़ॉन रिवर में थे तो इनके ऊपर अटैक कर दिया गया। ओके, तो ये जो महिलाएं थी ना, एक प्रकार से ये पुराने समय में जो रोमन एम्पायर में जो वॉरियर्स हुआ करती थी, वुमेन वॉरियर्स, जो महिलाएं जो योद्धा हुआ करती थीं, उनकी याद इनको आ गई। ओके, जब उनकी याद आ गई तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो है ये तो अमेज़ॉन है, इस नदी का नाम क्या है? अमेज़ॉन है। ओके, रोमन वॉरियर, जो रोमन एम्पायर था उसमें पहले अमेज़ॉन्स नाम से जो वुमेन वॉरियर थी वो हुआ करती थी। तो उनकी याद आ गई इनको, तो फिर कहें कि अच्छा अब इसका नाम हम क्या रखेंगे? अमेज़ॉन रखेंगे। अच्छा, अमेज़ॉन के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये जो, पहले इसका लोकेशन देखिए, इससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे अब इस लोकेशन में आपको दिख रहा है कि ये देखिए है 0 डिग्री। ओके, और ये है 10 डिग्री साउथ, और ये है 10 डिग्री नॉर्थ। तो 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इट मीन्स 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, इनका क्या है? फैलाव है। तो ये तो पहले आप देख लीजिए इक्वेटर वाले रीजन में, मतलब इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर और इक्वेटर से 10 डिग्री नीचे, तो इनका फैलाव है इस अमेज़ॉन रिवर का। ओके, अब देखिए
वही बात यहाँ पे हम कह रहे हैं दैट इट लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, ओके, इन द इक्वेटोरियल रीजन। ओके, ये तो हमने देख लिया। अच्छा, इसमें जो अमेजॉन रिवर है ये फ्लो करती है किधर से? ये फ्लो करती है वेस्ट से, जाती है ईस्ट की तरफ, एंड अपना जो ये वाटर है इसको डिस्चार्ज करती है, जो अटलांटिक ओशन है उसमें डिस्चार्ज कर देती है। ओके, माउथ, आपने रिवर के माउथ के बारे में सुना होगा, तो रिवर का माउथ क्या कहलाता है? जैसे जो कोई भी रिवर अगर फ्लो कर रही है, जैसे अमेजॉन ही है, तो मान लीजिए कि अमेजॉन इधर से फ्लो कर रही है और ये यहाँ पर अपना वाटर क्या कर रही है? डिस्चार्ज कर रही है। तो जहाँ पे ये अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही है ना, किसी बड़े वाटर बॉडी में मिल रही है जा करके, तो इसे कहेंगे माउथ। क्या कहेंगे? रिवर का माउथ। सो द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर्स माउथ। सिंपल सी बात थी। अच्छा, कई सारे यहाँ पे देखिए देश हैं जो जहाँ पे अमेजॉन जो जंगल्स हैं वो फैले हुए हैं, अमेजॉन बेसिन फैला हुआ है। जैसे आप ढेर सारे देश देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए सुरीनाम है, गुआना है, वेनेजुला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है। इसी प्रकार से ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा हिस्सा किसके पास है? ब्राज़ील के पास। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अमेजॉन का सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ फैला हुआ है, अमेजॉन जंगलों का या फिर अमेजॉन बेसिन का सबसे ज़्यादा हिस्सा किस देश में मिलता है, तो आप कहेंगे ब्राज़ील, सीधा सीधा ब्राज़ील। कोई इसमें डिस्प्यूट ही नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा देश भी है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, और सबसे ज़्यादा पार्ट अमेजॉन बेसिन का इसी में लाई करता है। पेरू है, ओके, बोलीविया है। तो इस प्रकार के देश हैं जिनमें अमेजॉन बेसिन दिखाई देता है। अब आप अगर ध्यान से देखें इस अमेजॉन बेसिन को, तो कई सारी दूसरी देखिए छोटी छोटी रिवर्स जो है इसमें मिल रही हैं। ओके, जैसे देखिए एक जिंग्यू रिवर इसमें मिल रही है। ओके, देन यहाँ पे देखिए मोडेरा रिवर है, वो भी इसमें मिल रही है। तो ये रिवर्स क्या हैं, इनको क्या बोलेंगे? तो इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज को हिंदी में बोलते हैं सहायिका। ओके, एक तरह से ये एक सहायक नदी है, ये मेन नदी में जाकर मिलती हैं और उसके जल को और बढ़ा देती हैं। तो सिंपल सी बात है, ट्रिब्यूटरीज क्या है? दीज आर स्मॉल रिवर्स, ये छोटी और नदियाँ हैं, दैट ज्वाइन द मेन रिवर, जो कि मान लीजिए कि ये अमेजॉन एक मेन रिवर है, इसको ये साइड साइड से आके ज्वाइन कर ले रही हैं। तो ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं साइड वाली, और मेन रिवर को ये ज्वाइन करती हैं, और ये फिर कैचमेंट एरिया को बढ़ा देती हैं बेसिन के। ओके, देन अमेजॉन बेसिन इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसके क्लाइमेट के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे चूँकि इक्वाडोर के पास में है, तो इक्वाडोर के पास में इक्वेटर के पास में है, तो इक्वेटर के पास में जो भी लैंड मास होगा वहाँ पर आप जान लीजिए कि ज़्यादातर जो डे है और नाइट है, दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम रहता है। ओके, और ये क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलती है, इंसुलेशन मिलता है, तो यहाँ पे हॉटनेस ज़्यादा होती है। और चूँकि यहाँ पे देखेंगे आप कि हॉटनेस की वजह से जो एवेपोरेशन होता है एटमॉस्फेयर में वो भी होता है काफ़ी ज़्यादा, तो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको ह्यूमिडिटी फील होगी। मतलब एक तरह से आपको लगेगा कि यार पूरा ये जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपापन है। एट मीन्स कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पानी का एहसास हमें हो रहा है एटमॉस्फेयर में, और ये बहुत ही ड्राई नहीं है। तो जिसकी वजह से आपका जो स्किन है ना, आपका जो स्किन वो हमेशा उससे थोड़ा सा स्टिकी फील होगा, मतलब चिपचिपाहट वाली फीलिंग आएगी हमेशा। और यहाँ पे कपड़े वगैरह सूखने में मुश्किल होंगी, जल्दी कपड़े नहीं सूखेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है, वो खुद ही वेट है, वो ड्राई तो है नहीं, तो जल्दी से आपके कपड़े को कैसे ड्राई बनाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति होती है, और लगभग हर दिन ही रेन होती है, क्योंकि जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंस होता है, और फिर वापस बादल वाटर रेन के फॉर्म में नीचे आ जाता है, और फिर वही प्रोसेस शुरू होता है। फिर वो हॉटनेस की वजह से फिर इवेपोरेट होगा, फिर कंडेंस होगा, फिर रेन के माध्यम से फिर नीचे आ जाएगा। तो ये बारिश लगभग हर दिन ही हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, और वो भी बिना किसी वार्निंग के होती है। और जो टेम्परेचर होता है, डे का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो नाइट का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, और ह्यूमिडिटी लेकिन ज़्यादा ही रहती है। तो ह्यूमिडिटी का ध्यान रखें, हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है, जैसे ये देखिए ये फॉरेस्ट आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत ही डेंस, इतने डेंस होते हैं कि जो सनलाइट होता है वो सनलाइट लैंड जो सरफेस है वहाँ तक आ नहीं पाता है। तो ये बहुत ही डेंस होते हैं। और ग्राउंड जो हमेशा वो क्या होता है, अंधेरा ही रहता है ग्राउंड में, और डैम्प मतलब कि दलदल जैसा रहता है, वो बहुत ही कठोर नहीं होता है। और वही वेजिटेशन जो कि शेड को टॉलरेट कर पाती हैं वही यहाँ पे ग्रो करती हैं। और ऑर्किड्स हो गए, ब्रोमिलैड्स हो गए, ये कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि यहाँ पे ग्रो करते हैं अच्छे मात्रा में। अच्छा, ब्रोमिलैड के बारे में खास बात यह है कि ये जो स्पेशल टाइप के प्लांट्स होते हैं जो कि अपने पत्तियों में, ब्रोमिलैड जो होते हैं अपने पत्तियों में पानी को रखते हैं, पानी को संचित रखते हैं, वाटर कंजर्व करके रखते हैं।
और जो मेंढक जैसे फ्रॉग जो हो गए, ये मेंढक क्या करते हैं, ये इसी में जाते हैं और इस पर अपने अंडे को देते हैं, ठीक है ना, इसी पानी में अपने अंडे को देते हैं। तो ये एक खास बात है ब्रोमेलाइट के साथ में। अगर देन बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में आप देखेंगे कि ये रिच इन फाना में भी काफ़ी रिच हैं। अब समझिए कि बर्ड में जैसे हो गया है आपका टकन हो गया, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ टकन काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है और इसकी एक लंबी सी चूंच हमें दिखाई दे रही है। ओके, और हमिंग बर्ड हो गए, हमिंग बर्ड के बारे में आपने सुना ही होगा। देन मैकाओ भी हो गया, जो कि ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमस, मतलब कि प्लूमस का मतलब क्या होगा, इनका जो पंख होता है ना, वो पंख बहुत ही खूबसूरत तरीके से कलर किया गया होता है। बॉडी पूरी एक दूसरे कलर में होगी, लेकिन जो इनका पंख होता है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से कलर किया जाता है। तो आप इसे नेट पर सर्च करेंगे तो आपको प्लूमस बहुत सारे अच्छे अच्छे दिखाई देंगे अलग अलग पक्षियों के। ओके, तो इस प्रकार के यहाँ पे हमें पक्षी दिखाई देते हैं। ओके, ये चीज़ें हमने देख ली। अब आइए अब कुछ और एनिमल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे और एनिमल्स की बात करें अगर, तो यहाँ पे आपको देखिए स्लॉथ मिलेंगे, मंकीज़ मिलेंगे, आंट ईटिंग तापिड्स मिलेंगे। देखिए ये तापिड़ है, ये क्या करता है, आंट को खाता है। ओके, और इसी प्रकार से देखेंगे तो क्रोकोडाइल्स मिलेंगे जंगल में, स्नेक मिलेंगे, पाइथॉन्स मिलेंगे, अबाउट, और एनाकोंडा के बारे में जानिए। एनाकोंडा मिलेगा जो कि बहुत ही विशाल एक सांप होता है और ये तो बहुत बड़े बड़े जीवों को भी खा जाता है। तो इस प्रकार के हमें यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप रिवर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे फिश में जो है पिराना मिलती है। पिराना पे तो कई सारी पिक्चर्स भी बन चुकी हैं। तो पिराना क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्पीसीज ऑफ फिशेस होती है और ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि ये ह्यूमन को भी, मतलब कोई भी चीज़ इसे मिल जाए ना तो ये खा जाएगी, चट कर जाएगी उसको। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें ये इससे डरने वाली चीज़ है। तो पिराना से थोड़ा बच कर रहें। अब आइए बात करते हैं आगे कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे हैं, किस प्रकार से वो जीवते हैं, किस प्रकार से वो सर्वाइव करते हैं। तो ज़्यादातर तो ये देखिए जो फूड्स होते हैं जो इनको फॉरेस्ट में मिल जाते हैं उसको ले लेते हैं। और चीज़ें फिर क्या करते हैं, ये चूँकि यहाँ पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो मिलता नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये लैंड को साफ करते हैं एग्रीकल्चर के पर्पज़ से। अब वो जब सफाई करेंगे तो जितने पेड़ वहाँ पे होंगे सब पेड़ों को ये काट देंगे। तो पेड़ों को काटने का जो ये तरीका अपनाते हैं उसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न मतलब कि स्थानांतरित खेती जिसे कहते हैं हिंदी में। इसका मतलब ये है कि उसे काटेंगे और जला देंगे। तो अब ये देखिए क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये मान लीजिए जैसे इसको हम समझते हैं यहाँ से, जैसे एक यहाँ पर देखिए स्लैश एंड बर्न के बारे में लिखा भी गया है। देखिए, इट इज़ अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाई स्लैशिंग और कटिंग डाउन द ट्रीज एंड बुशेस। मतलब पेड़ों को, वहाँ के झाड़ियों को काट डालेंगे पहले, ठीक है ना, देन इसे ये बर्न कर देंगे। ओके, और बर्न करने से क्या होता है कि इनकी जो राख होती है वो सॉइल में मिल जाती है। तो सॉइल क्या होता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही फर्टाइल हो जाता है। जिसके बाद ये क्या करेंगे, उस पर कुछ सालों तक खेती खूब करेंगे और कुछ सालों की खेती के बाद फिर वो लैंड जो होता है बंजर हो जाता है। बंजर होने के बाद जो है फिर इस पर खेती वो करना बंद कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर सेम प्रक्रिया अपनाते हैं, किसी दूसरी जगह जाकर के किसी दूसरी जगह पर पेड़ और बुशेस को काटेंगे, फिर जलाएंगे, फिर वहाँ खेती करेंगे और इसको छोड़ देंगे। तो इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स इत्यादि होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। तो एक प्रकार से नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि दोबारा फिर उनको जन्म लेने के लिए जानते हैं कि एक पेड़ ढंग से, एक पेड़ को बड़ा होने के लिए आपको कम से कम 20 साल लग जाते हैं। तो इस वजह से जो है जो खेती है वो तो 3 ही 4 साल में वो अनुपजाऊ हो जाती है। वो तो इसके बाद वो दूसरे जाते हैं, फिर उसको फिर वहाँ पे भी काट के जला करके फिर खेती करते हैं, फिर 2-3 साल में उसको बंजर बना देते हैं। तो जो बंजर होने की जो दर है वो ज़्यादा है इन कंपेयर टू द जो प्लांट के बढ़ने की दर है। तो इस वजह से क्या होता है, इस स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन की वजह से जो एनवायरनमेंट होता है उस पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए इसको बैन किया गया है कई देशों में, हमारे देश में भी ये प्रैक्टिस की जाती है। ओके, देन हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या करते हैं कि ये स्लैश एंड बर्न के माध्यम से ये एग्रीकल्चर करते हैं। अब वुमेन जो होती हैं वो ध्यान रखती हैं खास करके जो क्रॉप्स होते हैं उनको जो लगाते हैं ये। और मैन जो आदमी क्या होते हैं वो हंट करते हैं फिश हंट करते हैं रिवर में। और ये कुछ स्पेशल टाइप के मतलब जो खाने पीने के लिए इनके एग्रीकल्चर में है, जैसे टोपियाका हो गया, पाइनएप्पल हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, इनको ये ग्रो करते हैं। ओके, और कुछ वेजिटेबल्स भी ये ग्रो करते हैं। और स्टेपल फूड में इनके यहाँ जो स्टेपल फूड आता है उसमें मैनियॉक है, जो कि एक स्टेपल फूड है जिसे हम कसावा के नाम से भी जानते हैं। और इसे ये अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो, ये भी पोटैटो जैसे जिस प्रकार ज़मीन के अंदर पोटैटो उगाया जाता है उसी प्रकार से कसावा जो है वो भी ज़मीन के अंदर उगाया जाता है। ओके, देन आल्सो ईट क्वीन आंट्स एंड एग सैक्स, ये क्वीन आंट्स और एग सैक्स को भी खाते हैं। कैश क्रॉप भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कॉफ़ी हो गया, मेज़ हो गया, कोकोआ हो गया, इस प्रकार के कैश क्रॉप को भी ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं।
देन इसके इनके जो रहने का जो स्थान होता है वो एक लार्ज, देर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज कार्ड मलोका। मलोका में ये रहते हैं विद स्टीपली स्लैंटिंग रूफ, जो कि जिसका रूफ जो होता है थोड़ा सा ऐसे इस प्रकार से स्लैंटिंग टाइप में होता है, थोड़ा सा ढलान जैसा होता है। ओके, तो अमेज़ॉन बेसिन के बारे में हमने इतनी सारी बातें जानी कि किस प्रकार से वहाँ पे वेजिटेशन है, किस प्रकार के वहाँ पे जानवर दिखाई देते हैं, किस प्रकार से वहाँ पे लोग रहते हैं, किस प्रकार की खेती होती है। तो ये सब चीज़ें हमने बताया, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। और देखिए ये तो सब अच्छी बातें हैं, ठीक है, यहाँ पे किस प्रकार से जीवन है। ये 1970 में जो है अमेज़ॉन हाईवे बनाया गया, क्योंकि अगर देखेंगे आप तो अमेज़ॉन का जो जंगल है वो बहुत ही डेंस है, तो उसमें ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग टाइप के वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना है जो कि बहुत ही घातक होते हैं, खतरनाक होते हैं व्यक्तियों के लिए, इंसानों के लिए। तो कई सारे इंसानों की मृत्यु भी हुई है वहाँ पे जीवों के काटने से। तो इस वजह से ये बहुत ही खतरनाक जंगल है। लेकिन अभी क्या किया गया, 1970 में यहाँ पे एक हाईवे बनाया गया जो कि अमेजॉन के अंदर से जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब ये जो रेन फॉरेस्ट है ना, इसका हर एक पार्ट एक्सेसिबल हो गया है। तो जानते ही हैं जहाँ पे मनुष्य पहुँच जाएगा वहाँ पे मनुष्य सब कुछ बर्बाद कर देता है, तो नेचर में खास करके। तो अभी क्या हो रहा है कि अमेज़ॉन का जो जंगल है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से उसका जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। इसको आप समझ सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। पहले देखिए स्थिति ये थी कि जंगल इतने थे और लैंड इतना था, जिसमें देखिए थोड़ा सा देखिए काट के जला के छोड़ा गया, यानी कि स्लैश एंड बर्न करना शुरू किया गया। उसके बाद फिर देखिए थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ और यहाँ पर देखिए अब एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा पेड़ों को काट दिया गया है और यहाँ पे अब बहुत ही कम जंगल बचे हैं। अब स्थिति ये हो गई कि अब कुछ हिस्से बंजर हो गए हैं और यहाँ पे अब बहुत ही कम मात्रा में फॉरेस्ट रह गए हैं, लोग यहाँ पे रहना शुरू कर दिए। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिवास्टेटिंग इफेक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, और ये जो है हमें क्लाइमेट चेंज की तरफ आगे ले जा रहा है। ये तो हमने देखा अमेज़ॉन की। अब हम बात करते हैं थोड़ा अपने एरिया की, जहाँ पे थोड़ा सा हम फैमिलियर हों चीज़ों से, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानें कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में मिलता है आपको। और गंगा की ढेर सारी सहायक नदियाँ जैसे घाघरा हो गई, सोन हो गया, चंबल हो गया, गंडक हो गया, कोशी हो गया, सहायक मतलब ट्रिब्यूटरीज नदियाँ। ओके, अब ब्रह्मपुत्र की भी ढेर सारी आपकी देखेंगे ट्रिब्यूटरीज नदियाँ हैं। ओके, तो उनको भी ये देख लेंगे। और द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र ये क्या है, बहुत ही फर्टाइल होते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये इतने ज़्यादा फर्टाइल होते हैं कि इसमें आप ना कुछ भी डाल दो, इस किसी भी चीज़ का सीड डाल दो, वो पता है प्लांट बन जाएगा, इतने ज़्यादा ये फर्टाइल होते हैं। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। इसका पहले आप लोकेशन देखिए। अब देखिए ये है लोकेशन, ये तो आपकी गंगा है, मेन रिवर आ रही है यहाँ पे, देखिए यमुना इस साइड से जुड़ रही है। और उसके बाद आप देखेंगे ये है अपना ब्रह्मपुत्र। ओके, ब्रह्मपुत्र यहाँ पे आ रही है और यहाँ से यू टर्न बिल्कुल लेती है और यहाँ पर देखिए आकर के बे ऑफ बंगाल में दोनों ही मिल जाते हैं उसके पहले, और अपना जल यहाँ पे गिरा देते हैं। ओके, तो ये हमें मिल गया जो बेसिन हमारा है, जो हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, ये हमें दिखाई देता है। तो देख पा रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया का काफ़ी ज़्यादा पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का काफ़ी ज़्यादा पार्ट ये कवर करते हैं और बहुत ही फर्टाइल होते हैं। और इन एरिया में खास करके गंगा का जो एरिया है, क्योंकि ये प्लेन है, तो यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी पॉपुलेशन की, लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रहना है वो आसान है, क्योंकि आसानी से आपको एग्रीकल्चर करने को मिल जाएगा, आपको वाटर की अवेलेबिलिटी है, आपको खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करना है तो प्लेन पे करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द हिली एरियाज़। तो यहाँ पे हर चीज़ जो है इजी है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको रोड बनाना है आसानी से बन जाएगा, तो काफ़ी इजी यहाँ पे लाइफ हो जाती है। इस वजह से इस जगह पर आप देखेंगे इस गंगा वाले जो गंगा बेसिन का जो एरिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ये हमने देख लिया। अब कुछ और बातें इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे रिवर ब्रह्मपुत्रा इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अच्छा, डिफरेंट नेम के माध्यम से जानी जाती है रिवर ब्रह्मपुत्रा। कौन कौन से डिफरेंट नेम है बताइए, सोचिए। अच्छा, तो अभी ये जानते हैं कि जो बांग्लादेश है और जो बंगाल है, यहाँ पे इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं, और जो तिब्बत चाइना वाला जो क्षेत्र है उसको हम वहाँ पे सांगपो के नाम से जानते हैं। ओके, और ढेर सारी इसकी सहायक नदियाँ जिसको आप जैसे सहायक नदियाँ हो गई आपकी सुबनसिरी हो गई, फिर सियांग हो गई, देन कॉमिंग मिलती है, कॉमिंग भी एक सहायक नदी है, और धनसिरी हो गई। तो ये क्या है, ये मिलती हैं ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ बैंक पे। देन आपकी कुछ और नदियाँ हैं जैसे दिबांग है, धनसिरी है, तो ये आपकी साउथ में मिलती है, और जैसे बुरदेहिंग है वो भी साउथ में आपकी मिलती है। तो कुछ नदियाँ हैं सहायक नदियाँ, जिनको आप चाहेंगे तो नेट पर सर्च कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ओके, तो ये हमने चीज़ों को देख लिया। अब देखिए यहाँ पे चूँकि हमने बात की सॉइल जो है बहुत ही फर्टाइल, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही आसान है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और जो यहाँ पे मेन क्रॉप्स है वो क्या है, पैडी है।
वीट हो गया, मेज़ हो गया, सोरगम हो गया, ग्राम हो गया, मिलेट्स हो गया। ये कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रो किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ और भी देखेंगे, बनाना का प्लांटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। कैश क्रॉप जैसे शुगर केन का, जूट का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्लांटेशन किया जाता है। ओके। और वेस्ट बंगाल और असम में टी का काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन होता है। ये तो वर्ल्ड फेमस है। और यहाँ पे जो है सिल्क भी प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे सिल्क प्रोड्यूस करते हैं? थ्रू कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वार्म्स का हम कल्टीवेशन करते हैं, जो कि सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पर? बिहार और असम के पार्ट्स में, माउंटेन हिल वाले रीजन्स में। ओके। तो इस प्रकार की यहाँ पे हमें खेती देखने को मिलती है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? देखिए सीधी सी बात है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, वही है पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज 189, while the density of West Bengal is 129 and दैट ऑफ बिहार इज 1102। और बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है इस समय इंडिया में। ओके। इफ़ वी कंपेयर इन द एमंग द स्टेट्स, यूटी की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूटी में जाएंगे तो फिर दिल्ली का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, 11,000 समथिंग है। तो स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बिहार का है। ओके। तो ये हमने चीज़ें देख ली। अब आइए कुछ और बातों को जान लेते हैं। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, इनके प्लेन में आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस टाइप के ट्री मिलते हैं। ऐसे ट्री जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में अपने जो पत्ते होते हैं उनको गिरा देते हैं और फिर नए पत्ते उनके आते हैं जब बारिश का मौसम फिर से आता है, तो पतझड़ में वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं। ओके। और कुछ खास प्रकार के पेड़ जिनका नाम है टीक, साल, पीपल, ये कुछ पेड़ हैं जो कि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में बम्बूज़ का बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है। जो बांस होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेट करते हैं। ओके। अब जैसे आप देखिए पैडी कल्टीवेशन किस प्रकार से यहाँ पे हो रहा है। चावल यहाँ पे बो रहे हैं और चावल का यहाँ पे रोपनी किया जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए टी गार्डन है आसाम में। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसके माध्यम से आपको चीज़ों को और अच्छे से आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे। इसके साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलकर बनाते हैं। और जो इनका डेल्टा है, इनके डेल्टा में आप देखेंगे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। एक प्रकार के मैंग्रोव ये वृक्ष होते हैं, ये पेड़ होते हैं जिनका जो जड़ होता है, जो रूट होता है वो पानी में होता है। और जो इनकी जो शाखाएं होती हैं ऊपर की, वो कुछ पानी में होती हैं, कुछ एयर में होती हैं। ओके। तो ये स्पेशल टाइप के फॉरेस्ट होते हैं और ये सुनामी इत्यादि से काफ़ी ज़्यादा तटों की रक्षा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल पार्ट होते हैं। ओके। उत्तराखंड में बात करें तो इन उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश कोनीफेरस ट्री मिलते हैं। लाइक कौन कौन से कोनीफेरस ट्री मिलते हैं? पाइन मिलता है, देवदार मिलता है, फर मिलता है। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया होता है, आप देखेंगे कि थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब थोड़ा सा ऊंचाई पर है। तो ऊंचे होने की वजह से यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है? कंपैरेटिवली कोल्ड होता है। कोल्ड होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से जो ऐसे पेड़ जो कि कम टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। तो कोनीफेरस जो ट्रीज़ होते हैं, जिनका जो कोना होता है ना, ऊपर जब बढ़ते जाते हैं तो वो बिल्कुल कोने जैसा बनते जाते हैं, कोन जैसा बनता है उनका शेप, जैसे कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बनते हैं। ओके। तो इस प्रकार के बनते हैं। तो ऐसे जो ट्रीज़ होते हैं जैसे पाइन, देवदार और फर, ये यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। ओके। ये हमने देख लिया। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि जो ये हिल वाले एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा तो है नहीं कि वो भी बिना खेती के वो रहेंगे, खेती जरूर करेंगे। कैसे खेती करते हैं उनका तरीका एक अलग होता है, जिसका नाम होता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए ये स्लोप है, तो इस स्लोप क्या करेंगे, इसको कुछ जगह पे ऐसे काट देंगे, काट करके बिल्कुल प्लेन जैसी स्थिति बना देंगे। ओके। और वहाँ पे खेती करेंगे ताकि पानी हो इत्यादि बह के नीचे ना चला जाए, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। ध्यान से अगर इस चित्र को देखें तो आप देखेंगे कि जो लैंड है ना, उसको क्या किया गया, जगह जगह पर जो है समतल किया गया है, प्लेन बनाया गया, देखिए। और फिर उस पर खेती की गई है। बीच में देखिए रोड भी जा रहा है। तो इसे कहते हैं टेरेस बना करके फार्मिंग करना। तो टेरेस फार्मिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है हिल एरियाज़ में। ओके। तो इस चीज़ को भी हमने देख लिया। और कुछ जानवर की बात करें तो कई सारे जानवर बहुत यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि वन हॉर्न राइनो काफ़ी फेमस है आसाम में। देन आपको क्रोकोडाइल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, मंकीज़ बहुत कॉमन है, एलिफेंट कॉमन है, टाइगर, बंगाल टाइगर काफ़ी फेमस है, डियर हैं, ये सब बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ओके। और ढेर सारे एक्वेटिक एनिमल्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में। डॉल्फिन की बात करते हैं, एक खास प्रकार की डॉल्फिन जिसका नाम है सूसू डॉल्फिन भी जिसे बोलते हैं। और एक प्रकार से ये थोड़ी सी ब्लाइंड होती है, ये अंधी होती है। और ये कहाँ मिलती है? रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जिसमें कि डॉल्फिन लोकली कॉल्ड सूसू, इसे लोकल में हम सूसू बुलाते हैं। और ये आल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन,
ये मतलब ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहलाती है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर में मिलती है। ओके, और जहाँ भी सूसू प्रेजेंट रहेगी, इट मीन्स जहाँ भी ये सूसू डॉल्फिन मिलेगी आपको, आप समझ जाइए कि वहाँ का जो वाटर है वो बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही हेल्दी वाटर है। ओके, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि हम कई सारे वेस्टेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ और अपने हाउसेज से क्या करते हैं, रिवर में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिवर का जो पानी है वो पोल्यूटेड हो रहा है और इन सूसू डॉल्फिन की जो स्पेसीज़ हैं इनके ऊपर खतरा आ जा रहा है और ये धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मर जाते हैं इसकी वजह से। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि इस प्रकार की चीज़ों से बचें और लोगों को बचाने का प्रयास करें। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक केस स्टडी दी गई जिसमें सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की बात की गई है। तो सिंपल सी बात है, एक यहाँ पे लेक दिख रहा है। अब लेक से लाइवलीहुड कैसे बना सकते हैं आप? पानी में क्या होता है, जाहिर सी बात है जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो जलीय जंतु होते हैं वही पैदा होते हैं। तो जलीय जंतु ऐसे कौन से हैं जिनकी मार्केट वैल्यू, तो आप जानते हैं फिश है। फिश डाल दीजिए इसमें, फिश का पैदावार करिए अच्छे से, आप अच्छे तरीके से इसको आप ग्रो कर जाएंगे और आपके सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बन जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, अच्छा ठीक है, एक और स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और जो कि इम्पॉर्टेंट है सैनिटेशन, यूनिवर्सल सैनिटेशन को कवर करने के लिए, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। गांधी जी का एक कोट है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे स्वतंत्रता से ज़्यादा सफाई अच्छी है। मतलब कि अगर मुझे स्वतंत्रता ना मिले तो मुझे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सफाई रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सफाई से मैं स्वस्थ रहूँगा, मैं बीमार नहीं पड़ूँगा, मेरा जीवन रहेगा, और जब मेरा जीवन रहेगा तो हर चीज़ रहेगी। ओके, तो इसलिए सफाई को महात्मा गांधी जी ने भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। इतनी अहमियत दी है कि उन्होंने स्वतंत्रता को एक प्रकार से उसके पीछे रख दिया, इंडिपेंडेंस को। कहा कि नहीं, इंडिपेंडेंस उतनी ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी सैनिटेशन है। ओके, इसको हमने देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि इन रिवर्स के किनारे पर स्थित है। जैसे बात करें अगर गंगा के किनारे को कौन कौन सी सिटीज़ मिलती हैं, इलाहाबाद मिल जाता है, कानपुर मिल जाता है, वाराणसी मिल जाता है, लखनऊ कैसे दे दिया गया है? लखनऊ तो आपका गोमती रिवर के किनारे है ना, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। पटना है, कोलकाता है, तो ये चीज़ें क्या है आपकी मिल जाती हैं गंगा रिवर के किनारे। ओके, काफ़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं और इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी इन रिवर्स में आता है। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। और ढेर सारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कानपुर में आप देखेंगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, चमड़ा, खास करके जो चमड़ा इंडस्ट्री है वो वहाँ पे काफ़ी फेमस है। तो वहाँ का वेस्ट मटेरियल जो है इस रिवर में आता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और ये वहाँ के जो एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं गंगा में, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये डेंजरस है। अच्छा, नमामि गंगे प्रोग्राम इसीलिए चलाया गया ताकि हम जो गंगा रिवर्स को उसको साफ़ सुथरा कर सकें, और जो ये वेस्ट मटेरियल जा रहे हैं पहले उसको हम एक बार उसको ट्रीट करें, उसको ट्रीट करें, उसके बाद उसको हम रिवर में छोड़ें। मतलब कि पानी को पहले, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, उस पानी को हम एक बार पहले ट्रीट करें, उसके बाद हम फिर उस पानी को छोड़ें अपने रिवर में। तो इस प्रकार का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सारे कदम उठा रही है और उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। ओके, लेकिन इसे और स्पीड अप करने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना हमें बेनिफिट चाहिए अभी तक उतना हमें अचीव नहीं कर पाए हैं। ओके, तो ये ढेर सारे रिवर्स हो गए जिनके किनारे ये सब चीज़ें हो रही हैं। टूरिज़्म के लिए भी काफ़ी फेमस है। जैसे आप देखेंगे कि जो जो यमुना रिवर है, जो कि गंगा की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, उसके जस्ट किनारे पे एक ताजमहल इस्टेब्लिश्ड है, जो कि वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है टूरिज़्म के लिए। इसके साथ ही साथ बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं, जिसमें कि आप देखेंगे टाइगर्स या फिर और एनिमल्स जो हैं उनको देखने के लिए लोग भीड़ काफ़ी इकट्ठा होती है। और ये एक प्रकार से कैसे जू इत्यादि जो हैं इनका भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बोलबाला है। तो एक टूरिज़्म के लिए काफ़ी अच्छे प्लेसेस हैं यहाँ पे देखेंगे आप। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो और सारे प्लेसेस हैं, जैसे लखनऊ का इमामबाड़ा है, असम और काजीरंगा में आप देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, और आंध्र प्रदेश में भी देखेंगे तो ट्राइबल कल्चर है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को आकर्षित करती हैं फ्रॉम द टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो टूरिज़्म के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। हमने इस चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन है जिसको आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जैसे कि हमने बात किया टोकन्स क्या है, टोकन एक प्रकार का बर्ड है। ओके, मैनियॉक क्या है? मैनियॉक इज़ द स्टेपल फूड ऑफ कहाँ का मैनियॉक स्टेपल फूड है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। 2 का आपको बताना है कौन सा सही। जैसे मैंने 1 बताया, उसी प्रकार से आपको 2 का कौन सा सही है। देन कोलकाता इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, इसको भी बताना आपको, तो ये भी आपको कमेंट में बताना है। देवदार एंड फर्स आर अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रीज, तो देवदार और फर्स जो होते हैं वो किस प्रकार के ट्रीज हैं उनको भी कमेंट में बताइए। देन बंगाल टाइगर इज फाउंड वेयर, इसे भी बताना है। तो ये कुछ आपके लिए क्वेश्चन है जो कि कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो डियर फ्रेंड, ये हमारा आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।